नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का रूसी दौरा समाप्ति की ओर है। आज उन्हें रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में आतंकवाद की समस्या का जिक्र किया। उन्होंने दुनिया भर में फैले आतंकवाद की निंदा की। प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा भी की। कहा कि बम और बंदूकों से समस्या का समाधान नहीं मिलता, इसके लिए बातचीत के रास्ते पर आना होता है। और देर शाम प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो रहे हैं। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं। और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। भारत ने एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी दी है। खटवा हमले के बाद भारत के रक्षा सचिव ने कहा है कि इस हमले का बदला लिए बिना नहीं रहा जाएगा। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के एक संगठन ने ली है, जो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है। कठुआ हमले में शहीद हुए 5 जवानों को जब देहरादून में श्रद्धांजलि दी जा रही थी, ठीक उसी समय कठुआ में एनआईए की टीम हमले की जांच के लिए पहुंची हुई थी। सोमवार को जवानों के वाहन पर हुए हमले को भारत ने बहुत गंभीरता से लिया है और इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। रक्षा सचिव ने एक संदेश में कहा कि कठुआ में मारे गए 5 जवानों का बदला लिया जाएगा। भारत शैतानी ताकतों को शिकस्त देगा। कठुआ हमला तब हुआ जब बिलावर की मचेड़ी किडली मल्हार सड़क पर सुरक्षा बलों के 10 जवान सेना के वाहन से बदनीता गांव के पास नियमित गश्त करने जा रहे थे। आतंकियों ने मल्हार सड़क से सटी एक पहाड़ी पर पोजीशन ले रखी थी। जैसे ही सैन्य वाहन गुजरा, आतंकियों ने घात लगाकर पहले ग्रेनेड फेंका और उसके बाद आधुनिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस हमले में करीब 3 आतंकी शामिल थे। इतना ही नहीं, आतंकियों के साथ स्थानीय गाइड के भी साथ होने की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियों का अब कहना है कि इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है और उसके कैडर ने इस हमले के लिए M4 असॉल्ट राइफल, स्नाइपर, ग्रेनेड और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया है। इस हमले में 26 जून को डोडा में 3 आतंकियों के इनकाउंटर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कश्मीर टाइगर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ एक आतंकी संगठन है। साथ ही अभी तक की जांच में ये भी सामने आया है कि सेना के काफिले से कुछ मिनट पहले ही एक बस भी वहां से निकली थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि इससे पता चलता है कि आतंकी पूरी तरह ट्रेंड हैं और उनके पास आधुनिक हथियार हैं। इलाके में रह रहे लोग भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। पहले गाड़ी की लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा आया साइड से। तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। तो कितनी देर फायर होता? ये फायर तकरीबन 3:20 से शुरू हुआ तो 6 बजे तक चलता रहा। भागे होंगे, फायर बंद उनका बंद हो गया तो फिर आर्मी वाले ने उसको, क्योंकि जहाँ पर कैजुअलिटी बहुत होगी इसलिए फायर बंद हो, वो भागे होंगे। फिर उनको किसी ने नहीं देखा, आर्मी ने उनको खुद लाशों को उठाना पड़ा जो एक्सपायर हो गए थे उनको। अभी कठुआ की जांच चल ही रही थी कि डोडा में एक और इनकाउंटर शुरू हो गया। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में टेरर का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 9 जून को 10 श्रद्धालु रियासी में आतंकियों की गोलियों का निशाना बने। 26 जून को डोडा में 3 आतंकी सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में मारे गए। 7-8 जुलाई को सुरक्षा बलों द्वारा 6 आतंकियों को कुलगाम में मारा गया।
8 जुलाई को सेना के काफिले पर एक बार फिर हमला हुआ और 5 सेना जवान शहीद हुए और अन्य 5 गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी जंगल में भाग गए। उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। आतंकियों को खोजने के लिए सुरक्षा बलों की और टुकड़ियां भी वहां भेजी गई हैं। पिछले 32 महीनों में 44 जवान जम्मू इलाके में शहीद हुए हैं। ये वो इलाका है जो 10 साल पहले तक शांतिपूर्ण माना जाता था। सुरक्षा बलों के लिए चिंता की बात ये भी है कि आतंकी आते हैं, हमला करते हैं और फरार होने में भी कामयाब हो जाते हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर जो आतंकवादी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए, इन्हीं शहीद जवानों में एक जवान टिहरी जिले की देवप्रयाग विधानसभा अंतर्गत कीर्तिनगर के थाथी डागर गांव का राइफलमैन आदर्श नेगी भी है। शहीद आदर्श नेगी के गांव में उनकी शहादत की सूचना मिलते गांव में शोक की लहर छा गई। शहीद आदर्श नेगी अभी महज 26 साल के थे। आदर्श नेगी के परिवार में दुख का पहाड़ दूसरी बार टूटा है। अभी 2 महीने पहले ही आदर्श नेगी के ताऊ के बेटे ने भी अपने प्राण न्यौछावर किए थे, जो भारतीय सेना में मेजर की पोस्ट पे थे। सरकार से आग्रह रही है कि ऐसा एक बार ऐसा कदम उठाया कि बार बार ऐसी घटनाएं न हो। आप कितने साल रही होगी उम्र आदर्श की? आदर्श 25 साल उम्र थी। आपकी अंतिम बार आदर्श से बात कब हुई थी? इस 7 तारीख शाम को परसों। क्या बात हुई थी? क्या खाना खा रहा है, ड्यूटी जाते हैं उसको बेटे से मेजर था वो भी उससे 2 महीने हो गए। क्या नाम था उनका? नाम जो मेजर ट्रेनिंग की। वो घर कब आए थे? ये भतीजे मतलब भाई की शादी में आया था अपने मेरे भतीजे की। ये आया था फरवरी लास्ट, ये 26 मार्च को ड्यूटी चले गए। माँ के साथ कब हुई थी उसकी बात? 7 तारीख को हुई। दुखद मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में फरार आरोपी मिहिर शाह को विरार से गिरफ्तार किया गया। वो वहां एक फ्लैट में छिपा था, उसे वर्ली थाने लाया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग की है और परिजन सवाल उठा रहे हैं कि आरोपी घटना के बाद मौके से क्यों फरार हुआ। पुलिस मिहिर शाह से पूछताछ कर रही है। तीन दिन के बाद वो पकड़ा जाता है, इसका मतलब क्या है? अगर वो अल्कोहलिक नहीं था, अगर वो नशा नहीं किया, अगर वो दारू नहीं पिया है, अगर वो ड्रग्स नहीं किया, तो वो छुपा क्यों? बताओ ना। आज तुमने जो योजना निकाली, लाडली योजना, आपकी लाडली बहन आज मर गई है, उसको खींच के ले गया, कोई उसको संभालने वाला नहीं। मेरे सामने खींच के लेके गया और बोलते हैं वो रिवर्स में डाला। अगर रिवर्स में डालता तो वो बच नहीं जाती क्या? बताओ। हाँ, रिवर्स में डालती तो वो बच नहीं जाती। We should get justice. My mother should get justice. I want him to get this hanging. Like she is in really bad pain. उसको बहुत लगा है. I saw her with my eye. The hospital I saw her. She's in really bad pain. I want her justice. उसके पीछे कुछ नहीं बचा. उसके पीछे कुछ नहीं बचा, उसको खींच के लेके गया ना, कुछ नहीं बचा उसके पीछे। उसको थोड़ा भी दया नहीं आया। सुनील सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, इस मामले में कई परतें हैं और कई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं, अब क्या खबर? निधि, देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आरोपी का पकड़ा जाना, जो कि 2 दिन से फरार था। तो जैसे कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों हो, कोई ना कोई गलती कर देता है, वैसा ही गलती मिहिर ने किया। अपने दोस्त, हालांकि उसने अपना फ़ोन, अपने परिवार का फ़ोन, सभी का फ़ोन बंद करा रखा था। पुलिस को लोकेशन नहीं मिल रही थी। परिवार शाहपुर के एक रिसोर्ट में जाकर छुपा हुआ था, लेकिन कल रात वो आ गया विरार और यहाँ पर आकर उसने अपने एक दोस्त का फ़ोन ऑन किया 15 मिनट के लिए, और वो दोस्त के बारे में पुलिस पहले जानकारी इकट्ठा कर चुकी थी। उसका फ़ोन सर्विलांस पे था और लिहाजा पुलिस को तुरंत उसकी लोकेशन मिल गई और आज पुलिस विरार पहुंची और पुलिस विरार पहुंचकर
पुलिस ने मिहिर को भी अरेस्ट कर लिया और फिर जो इस भागने में जो मदद कर रहे थे अभी तक, जैसे उसकी माँ है, मीना नाम है, 2 बहनें हैं, पूजा और किंजल हैं, और एक दोस्त है अवदीप, इन सबको भी डिटेन कर रखा है। अब उस पर फैसला लिया जाएगा कि क्या उन्हें उनकी गिरफ्तारी दिखाया जाए या नहीं जाए, लेकिन उन्हें क्राइम ब्रांच ने उन्हें हिरासत में लिया, वो यहाँ पर वर्ली पुलिस को हैंडओवर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आरोपी मिहिर शाह, जो कि हादसे को अंजाम देने के बाद फरार था, वो उसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी, वो आज पकड़ा गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस अपडेट के लिए। और अब आगे बढ़ते, हाथरस भगदड़ मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गठित एसआईटी ने जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि किस तरह से भगदड़ हुई, क्या इंतजाम थे, किसका क्या रोल रहा, घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। इस रिपोर्ट में भगदड़ के लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। लोगों को बुलाया गया लेकिन इंतजाम नहीं किए गए। स्थानीय अफसरों और पुलिस ने कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया। एसआईटी ने षड्यंत्र पर भी गौर किया, ये भी कहा है कि किसी तरह के षड्यंत्र को नकार नहीं सकते। बाबा भी भगदड़ को रोक सकते थे। अब तक इस मामले में 6 सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। अब मुख्यमंत्री और सीनियर अफसरों का इस पर मंथन हो रहा है। इसमें 128 लोगों के बयान दर्ज किए गए। और आपको बता दें, गौतम गंभीर को नया कोच बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच होंगे। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने पोस्ट कर दी है जानकारी। राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे गौतम गंभीर। तो जिस तरह से वर्ल्ड कप जीत के आए राहुल द्रविड़ की अगुवाई में, उसके बाद यही था कि कौन अब नया कोच होगा, तो गौतम गंभीर के नाम का ऐलान हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विमल मोहन मौजूद हैं। विमल, अपने आप में क्या आप लोग इसका अनुमान लगा रहे थे? बिल्कुल, देखिए सीएससी ने जो उनका जो इंटरव्यू किया था डब्ल्यूबी रमन के साथ, सिर्फ 2 लोग थे और जैसा जो मतलब कहा नहीं गया है, लेकिन अपेरेंटली ही वाज अप्रोच। गौतम गंभीर को बीसीसीआई ने अप्रोच किया था और केकेआर ने कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को जब उन्होंने चैंपियन बनवाया और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर भी ये माना जा रहा था कि गौतम गंभीर निश्चित तौर पे सबसे आगे हैं कोच के पद की दौड़ में। लेकिन ये बात जरूर है, और उनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। आप देखिए 2007 जो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी टीम, उसमें बतौर खिलाड़ी थे वो। 2011 जो टीम बनी वनडे टीम चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, उसमें भी बतौर खिलाड़ी थे। 2 बार आईपीएल की टीम को बतौर कप्तान उनको टीम को जितवाने का गौरव हासिल है। इसके अलावा आईपीएल के इस साल के मेंटोर रहे, तो उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड काफी स्ट्रांग है। काफी टेस्ट में उन्होंने धमाल किया है। वनडे में हर फॉर्मेट में उन्होंने बतौर खिलाड़ी, बतौर मेंटर अपने आप को साबित किया है। एक बात जरूर है कि अब क्योंकि ये टीम जो जैसे जिस टीम में आई है, 2007 में रोहित शर्मा भी उनके साथ बतौर खिलाड़ी थे, तो कई खिलाड़ी हैं, ट्रांजिशन का दौर भी है। अभी T20 वर्ल्ड कप में टीम चैंपियन बन के आई है, तो बहुत सारा चैलेंजेस रहेगा, क्योंकि गौतम गंभीर से एक्सपेक्टेशन अब कम नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप फाइनल में पहुंचा पाए टीम को। अब तो जो टीम का एक्सपेक्टेशन है, फैंस का, एक्सपर्ट्स का, सब उसको खिताब के तौर पे देखेगी। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो खिताब है वो हमारे पास नहीं है। अभी 2011 में हमने वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, तो करीब करीब अब 13 साल हो गए। तो अगले ही साल आपको 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 में T20 है। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं और बहुत सारे कोचेस बने यहाँ पे, और कहा जाता है कि ये कांटों का ताज है। तो कांटों का ताज पहन लिया है गौतम गंभीर ने, लेकिन बहुत बड़ा कद है उनका और उनका एक अप्रोच है, माइंडसेट क्लियर है, किस तरह से टीम को ले जाना है वो टेम्पलेट एक तरह से बनाना जानते हैं। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये सबको पता था कि गौतम गंभीर बनेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विमल इस अच्छी खबर के लिए। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आपको बता दें, बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बेहंता खुशी के साथ मैं गौतम गंभीर का भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के तौर पर स्वागत करता हूं। आधुनिक क्रिकेट बड़ी तेजी से बदल रहा है और गौतम ने इस बदलते माहौल को करीब से देखा है। अपने करियर में इसकी मुश्किलों को झेलते हुए
और अलग अलग भूमिकाओं में महारत हासिल करते हुए मुझे उम्मीद है गौतम भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने के लिहाज से आदर्श हैं। टीम इंडिया के लिए उनका साफ नजरिया, उनका विशाल अनुभव, उनके लिए कोचिंग की भूमिका लेने के लिहाज से सर्वथा उपयुक्त है। और अब दिल्ली के पेड़ों की बात। दक्षिण दिल्ली में 1100 पेड़ काटे जाने का मामला लगातार गरमाया हुआ है। आज दिल्ली सरकार के मंत्रियों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में उस जगह का दौरा किया जहां सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लिए बिना डीडीए में पेड़ काट दिए गए। दिल्ली सरकार का आरोप है कि पेड़ काटने का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इलाके में सड़क बनाने का काम लगातार चल रहा है। दरअसल दक्षिण दिल्ली में छतरपुर मेन रोड से साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अर्धसैनिकों के लिए बन रहे नए एम्स जैसे अस्पताल और सीबीआई अधिकारियों के लिए बन रही सोसाइटी तक जा रही सड़क को चौड़ा करने के लिए डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लिए बिना पेड़ काट डाले, जबकि दिल्ली के वन क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना पेड़ नहीं काटे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुक्रवार 12 जुलाई को होगी। उड़ीसा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ जी मंदिर का रत्न भंडार 40 साल बाद 14 जुलाई को खुलेगा। वैसे तो इसका दरवाज़ा 1985 में खुला था, लेकिन तब सिर्फ मरम्मत की गई थी। रत्न भंडार में मौजूद खजाने का लेखा जोखा आखिरी बार 1978 में लिया गया था। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना जवाब भेज सकते हैं। तो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद क्या रद्द होनी चाहिए नीट यूजी परीक्षा? आपको बता दें कि कल 8 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि परीक्षा की पवित्रता खत्म हो जाती है और यदि दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। इस सबके बीच सवाल है कि क्या नीट यूजी परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए? और इसी के साथ न्यूज़ एट 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।